इतने अरसे मईशत पर बात करते रहे हम, कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं, कभी पीआईए की बात कर रहे हैं, कभी स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, कभी ईरान और इजराइल जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कमाऊ पुत है, हमारा वो सेक्टर है जिसको हम भी क्लेम करते हैं, सेक्टर भी क्लेम करता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू पाकिस्तान इकोनॉमी है, वन ऑफ द नहीं द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, तो उस सेक्टर को हम भूल ही गए। टेक्सटाइल सेक्टर पे किसी ने बात ही नहीं की। क्यों? देखें, इसे ही मैं कहता हूँ पैराडॉक्स। एक वक्त ऐसा था, सुबह शाम टेक्सटाइल के बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के बारे में बात कर रहे हैं, एप्टमा और वैल्यू एडेड वालों की झड़पें हो रही हैं, एक अलहदा समा बंधा हुआ है, सुबह शाम पॉलिसीज़ के ऊपर ले और दे हो रही है, टेक्सटाइल पॉलिसी के मुतालिक बात हो रही है, स्पेकुलेशन हो रही है। अब बजट आने वाला है और कोई टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अरसे छोड़ कोई रोने धोने वाली बात आ जाती है कि कितने टेक्सटाइल यूनिट बंद हो रहे हैं, लेकिन आप अमेज़ होंगे कि अब वो बातें भी बंद हो गई। लेकिन बात ये, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर को इस हद तक निगलेक्ट कर देंगे या उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, अदम तवज्जो के बायस टेक्सटाइल सेक्टर सफ़र करेगी। टेक्सटाइल के रेलेवेंट लोगों को इरेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में लगा के, टेक्सटाइल के लोगों को लाल बत्तियों के पीछे लगा के, टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों के एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के चक्कर में ये मुल्क सफ़र नहीं कर सकता। टेक्सटाइल इज़ नॉट ओनली दी ओनली बिगेस्ट एक्सपोर्टर, it is also one of the biggest employers in Pakistan's industry. Why do we not realize? देखो, wake up to this fact. If something happens to textile industry, you have to remember कि हमारी जो conventional workforce है वो unemployed हो जाएगी। क्यों कोई ये नहीं सोचता? और मैं ये सोचता रहता हूँ कि ऐसा हम क्यों, why we are making such dreadful mistakes by neglecting such an important sector. Really speaking, मैं आपको बता दूँ। खैर, इसी सिलसिले में मैंने आज दावत दी है बहुत ही अहम मेहमान को, जनाब जुनैद रहमान साहब, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन SC टावल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू जनाब। अकेली टावल मैन्युफैक्चरर्स की ही कंट्रीब्यूशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में। दे वर एट वन टाइम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिंगल टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। आई होप ही टेल्स मी द गुड न्यूज़ दैट दे स्टिल आर, बट दे शोड phenomenal growth in the past years. वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी। जुनैद रहमान साहब, आप बात तो मैंने तमहीद के अंदर जो करनी थी कर दी। यू आर नॉट दी ओनली लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टूवर्ड्स GDP। जो मेरा ख्याल है, हो सकता है आई एम रॉन्ग, लेकिन जो पेपर कहता है, जो कागज़ कहता है, मैं वो बात करूँगा। तो इस पॉइंट पर टेक्सटाइल सेक्टर जिस मुश्किल तूफान से गुजर रहा है, मैं चाहूँगा उसके मुतालिक बात करें, फिर मैं नुक्ता ब नुक्ता चीज़ें निकालता जाऊँगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। मैं थोड़ा सा आपके सवाल से पहले एक अप्रिसिएशन देना चाहूँगा मार्के हक के हवाले से। जी बिल्कुल। हमारा जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और इनकी इस काविशों को और ये चीज़, इनके विजन को आई वुड रियली अप्रिशिएट कि ये देखा हमने पिछले दिनों में कि दुनिया में जो अभी जो वॉर हुई गल्फ़ रीजन के अंदर, उसमें एक बात ये सामने आई खुल के कि अगर आप खाली इकोनॉमिक पावर हैं और आप मिलिट्री माइट पावर नहीं है, तो आपकी स्टैंडिंग नहीं हो सकती, सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती आपकी। बिल्कुल सही। तो दुनिया में ये बात आया हो गई बिल्कुल कि हमारी अलहमदुलिल्लाह स्ट्रैटेजी, जो हमारा विजन था हमारे फील्ड मार्शल साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो सही साबित हुआ कि वी हैव टू be basically move and grow on both sides, on the military might as well and also on the economic side. तो I pay tribute and salute to them कि उनने जो है जिस तरह पाकिस्तान की जो है वो नेक नामी हुई दुनिया में, और उसके बाद अब डिप्लोमेसी देखी गई इस वॉर के हवाले से। तो टू ऑल द कह लें जिन लोगों ने जिसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने किरदार अदा किया, उन सबको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने बात की। ज़ाहिरी बात है इस वक्त मार्के हक के मुतल्लिक कौमी सतह के ऊपर गुफ्तगू भी जारी है, अप्रिशिएशन भी हो रही है, और आप ताजिर सनतकार बिरादरी की जानिब से आपने भी मार्का हक पे खराज तहसीन पेश किया। यहाँ पर उसी मौजू पर दोबारा आऊँगा। टेक्सटाइल सेक्टर, तूफ़ान, गहरे बादल, बीच मझधार, तो समझ कुछ गहरे पानी। तो मुझे बताएं कि आप लोग कैसे निकलेंगे इसमें से, और महीना रह गया बजट के अंदर। आई डोंट स्पेसिफिकली सी
a textile targeted package this year? I don't know, maybe you know. देखिए आपके सवाल के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मगर मैं शुरू इस तरह से करना जी। चाहूँगा कि देखें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको देना चाहूँगा जो कि ताकि हमारी बात जो है वो उससे हमारी सस्टेन जी। कर सके। देखिए इस वक्त जो 10 महीने गुजरे हैं उसमें टेक्सटाइल की जो ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 25 अरब डॉलर हुई है एज अ कंट्री। As a country. एज अ कंट्री Total. अभी तक 10 महीने के अंदर जो है, और टेक्सटाइल के जो उसमें पोर्शन है तकरीबन $15.5 बिलियन का है। अगर हम इसी चलो, तनासब सब सारा बड़ा पोर्शन तो आप ही लोगों का है। जी जी मैं भी अर्ज कर रहा हूँ आपको, अगर हम इसी तनासब से इस साल को क्लोज करें जिस तनासब से हम हो रहे हैं तो हम मैक्सिमम 30-31 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट पहुंचेगी Maximum. हमारी, जो कि इसी तनासब से अगर आगे बढ़े जो है। हाँ। और क्योंकि आगे हालत इस किस्म की है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही, और इसी तरह अगर इसी तनासब से हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को हम क्लोज करेंगे इस साल पे तो इट इज़ बिटवीन, बहुत इंकरेजिंग होगा, तो बिटवीन 17-18 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, ये एक थोड़ी सी इसमें आप कह लें कि एक फ़िक्र की बात यह है कि हम ऑलरेडी चंद साल पहले टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 21 बिलियन डॉलर हिट कर चुके हैं। तो ये जो हमें आप कह लें कि एक स्लिप हुए हम अपनी उस क्लाइमेक्स से, वो कुछ इशारा कर रहे हैं इन तरफ कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी बात ये कि अगर It's also pointing towards the direction that government policy specifically towards textile has not helped. जी मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूँ। दूसरी बात ये कि देखें जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो भी हम चंद साल पहले 32 अरब डॉलर हिट कर चुके थे। अगर आज भी हम 32 अरब डॉलर की 31 अरब डॉलर पे आते हैं या 32 पे आते हैं, बहुत मुश्किल पहुँच पाते हैं, तो इन कंपैरिजन देखा जाए कि हमारे जो मुल्क के वसाइल हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के चैलेंजेस, नीड्स ऑफ रिसोर्सेज, वो 4 साल में कहाँ पहुँच चुकी हैं, जो डेट था वो 4 साल में कहाँ पहुँच चुका है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो अगर हम इसको इस कंपैरिजन में तनासब में लेंगे तो हम डेफिनेटली अगर जहाँ पे अगर हम वही भी वो भी मेंटेन करते हैं, 4 साल पुरानी ग्रोथ भी मेंटेन करते हैं, तो भी हमने समझे सस्टेन नहीं किया। असल में एक प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ, इक्वेशन रखता हूँ, बड़ी अजीब सी इक्वेशन है, लेकिन आप शायद आप कहें कि क्या बात शुरू कर दें। असल में पहले क्या था कि जो हमारे यहाँ बासर लोग थे वो टेक्सटाइल मिल पहले लगाया करते थे, यानी सियासतदान वगैरह। अब उन सियासतदानों ने फैसला किया कि वो शुगर मिल पहले लगाएंगे, शुगर में फ़ायदा ज़्यादा है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कॉटन और शुगर केन प्लांटेशन का आपस में कंपटीशन भी शुरू हो गया। इनपुट्स के भी इशू आ रहे हैं। आपके अपने टेक्सटाइल वाले लोग भी हमारे प्रोग्रामों में आकर यही कहते हैं कि प्लांटेशन, सप्लाई, फसल, इनपुट्स, इन सब का हमें, और इनपुट प्राइसेस का सब पे हमारा इम्पेक्ट आ रहा है। तो हमारे मुल्क के अंदर एक जो शिफ्ट हुई है अनफॉर्चुनेटली, उसकी सफ़रिंग जो है वो बरह रास्त आपके टेक्सटाइल सेक्टर को बर्दाश्त करनी पड़ी है, क्योंकि शुगर केन में एक तो पैसा भी ज़्यादा है, वो फॉर मैनी रीजंस, और शुगर मिलों में भी बड़ा पैसा है। देखिए इसमें इसके कुछ और भी रीजंस हैं, और भी होंगे। और अगर आप देखें कि इन अगर हम एक बड़ा सिंपल सा तज्जिया करें तो 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चंद साल में सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को। अच्छा, आपने कहा जी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो होम टेक्सटाइल है, एक सब कैटेगरी जो कह लें आप, ऑफ कोर्स। तो इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द, वो बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें फिर ये टॉवल भी आ जाता है, बेडशीट भी है, गारमेंट्स हैं, डेनिम है, बहुत सी चीज़ें, बट बेसिकली वैल्यू एडेड सेक्टर इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट। अच्छा, अब द रीज़न बिहाइंड दिस के कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको ग्रो नहीं करने दिया या कह लें इसकी ग्रोथ को हिंडर किया, वो कुछ ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चली गई। ज़ाहिर है जो हमारी मुकाबला करने की सकत है दुनिया में हमारे कंपटीटर्स से, हमारे जो है वो हम उसको नहीं हम कैच कर पाए। उसमें जो नंबर 1 रीज़न है वो आज भी एनर्जी है, कि एनर्जी का जो आप कह लें एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो आप कह लें हाई एनर्जी कॉस्ट का इम्पैक्ट रहा वो अभी तक बरकरार है, और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स खास तौर पे जो लो टू मीडियम वैल्यू एडिशन है बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने, और बढ़ेगी। ये मैं आपको बता दूं, मैं प्लीज डोंट माइंड इट, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम कमिंग टू दैट। दूसरी बात ये कि एक और जो 2 साल में पिछले बड़ी चेंज हुई वो टैक्सेशन के ऊपर हुई, कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है फॉर द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो चेंज की गई, और एक बहुत अरसे से कई डेकेड्स से एक पॉलिसी चल रही थी FTR जो कहता है फिक्स फाइनल टैक्स रिजीम जो है,
जिसके ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अपने टैक्सेस भरती थी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, और असेसमेंट करती थी, उसको चेंज करके वो NTR पे आ गए, नॉर्मल टैक्स रिजीम पे आ गए। जी। और उसमें दो नुकसान है। एक तो ये कि जो टैक्स था वो 1% टर्नओवर पे वो 2% हो गया, डबल हो गया, प्लस उसमें असेसमेंट और मजीद टैक्स ऐड किए गए, जिसकी वजह से आप समझें कि एज फॉर अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो ज़्यादातर EOP होते हैं, उनके ऊपर एज हाई एज 49% तक रेट ऑफ टैक्सेशन चला गया। अब इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेशन के ऊपर अल्टीमेटली जब कोई भी इंडस्ट्री काम करेगी तो पहली बात तो ये कि उसकी कॉस्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली कॉस्ट ऊपर ले जाएगी। दूसरी बात ये कि उसकी सोच को जो है वो मुतासर करेगा फॉर एक्सपेंशन, यानी वो डेफिनेटली अपने वसाइल को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जो उसको ज़रूरत है। देखिए, इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है कॉन्स्टेंट अपग्रेड। इंडस्ट्री बगैर कॉन्स्टेंट अपग्रेड के, बगैर कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट के नहीं चल सकती, बड़ी जल्दी बीमार हो जाती है। तो इंडस्ट्री को सिक होने से बचाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उसमें कॉन्स्टेंट जो है वो रिसोर्सेज आते रहें। विद दिस हाई रेट ऑफ टैक्सेशन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अपग्रेड द इंडस्ट्री एंड टू एक्सपैंड द इंडस्ट्री। तो ये एक स्ट्रैटेजिक आप कह लें लॉस है। वो यूनिवर्सल चीज है जो बात आप बता रहे हैं, इट्स यूनिवर्सल, नॉट ओनली फॉर टेक्सटाइल, फॉर एवरीवन। और अच्छा, टेक्सटाइल बीइंग अ फील्ड कि जहाँ पे बड़ी इस पे टेक्नोलॉजी की ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ है कि आजकल ज़ाहिर है में आपको हर चीज़ में तेज़ हो रही है, तो इस हिसाब से अगर देखें आप तो जो स्ट्रैटेजिक हमारी जो एक पोजीशन है वो लूज़ हो रही है कि हमारी इंडस्ट्री का जो माइंडसेट है वो शिफ्ट हो रहा है, वो उस तरह ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही जो पिछले सालों में जाती थी जो है। जी तो जो कि स्ट्रैटेजिक लॉस है जो शायद मैं आज ना महसूस हो, मगर शायद आने वाले दिनों में हमें उसका, आने वाले सालों में हमें उसका असर महसूस हो जो है। तो आई वुड से कि अगर ये दो चीज़ें जो है जो कि हर साल बजट में जो है, फिर बजट आने वाला है और अब जैसे आपने बताया कि लोग उस पर बात करते हैं, तो अगर इन दो चीज़ों को मैंने जो बताया आपसे, हाई एनर्जी को नहीं बात कर रहे बजट पे, अगर मैं तो आपको पहले बता दिया, मैं आपको अर्ज करूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप खाली देखिए, हम बात कर रहे हैं डायग्नोस की जो है। जी अब उसका इलाज होता है या नहीं होता या कितना होता है, ये एक अलग बात है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि और दवाई भी लिख के दे रहे हैं आप कि भाई ये दवाई कर सकते हैं, ये दवाई डायग्नोसिस ये कहता है, फैक्ट बेस्ड डायग्नोसिस, कि ये दो कॉस्ट ऐसी हैं जो कि हमें बहुत बेहतर पोजीशन में बड़ी जल्दी ला सकती हैं। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्ट्रैटेजिक होती हैं, आप फैसला करेंगे 10 साल में, 5 साल में उसका रिजल्ट आएगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा आपको। आप समझ लें कि विद इन मंथ्स टू एन ईयर आप देखेंगे कि ये पूरी चेन टर्न अराउंड हो जाएगी, और जो ग्रोथ पैटर्न जिस पे हम आप कुछ अर्से पहले हम रवां थे, वो वापस हम ट्रैक पे आ जाएंगे। तो मैं पॉलिसी मेकर से आपके तवज्जो से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इट्स अ क्विक फिक्स, आप ये कह लें, वी नीड अ क्विक फिक्स, कि हम, क्योंकि अच्छा आने वाले दिन, अच्छा पॉलिसी मेकर्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड, बुरा ना मानिएगा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बहुत दफ़ा जैसे ये भी डायग्नोसिस करके आपको बता रहे हैं, वो डायग्नोसिस करके वो बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे है, ये दवा कर लें, लेकिन बंदा कहता है नहीं छोड़ो यार, आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है। तो हमारे यहाँ, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, अब अलाउड है, वैसे इन्होंने शुरू में कह दिया दोनों को, फिर आज तहसीन पेश किए, मैं तो जो है वो यही बोलूँगा कि ज़ाहिर बात है विजन है और कलेक्टिव विजन भी होती है, लेकिन आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू राइट नाउ, everyone is not on the same page, and perhaps they are on the same page but they are reading different books. देखिए, हो सकता है unless they come on the same page of the same book and want to make Pakistan successful economically, जैसे इन्होंने कहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मैं इनसे बात करता हूँ। Let's hope they come on the same page of the same book. चलो पेसिमिस्टिक नहीं होते, फॉर अ मोमेंट पेसिमिस्टिक नहीं होते, सही है। वैसे पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो रियलिस्टिक है कि गवर्नमेंट विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, मैं मुंह पे आपके बात कर रहा हूँ, लोगों को बहुत बुरा लगता है, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं भाईजान, हालात सब बदल गए हैं। अब ज़रा एहतियात की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया आपने नहीं देखा क्या क्या बातें हो रही हैं, ये वही सहाफ़ी हैं जो पहले कहते थे कुछ और अब कुछ और कहते हैं। आपने नहीं देखा? आप अच्छा नहीं, आप सोहेल कलासरा और रऊफ बड़ाइच का प्रोग्राम नहीं देखते। खैर एनीवे, चलो देखते रहे ज़माने में क्या हो रहा है भाई। इसीलिए अब मैं बात करता हूँ सोल्यूशन बेस्ड और फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में। देखिए चलें, आए इंटरप्टेड यू, मैंने आपको कहा कि ये, लेकिन लेट दैट बी। जैसे आपने कहा कि एटलीस्ट वी हैव टू टेल द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री? बिल्कुल, आपने जो बात की, देखें इसमें एक बात को बयान करना ज़रूरी है कि जब एक कोई पॉलिसी चेंज होती है या कोई इम्प्लीमेंट की जाती है, तो कुछ अरसे गुजरने के बाद उसके रिजल्ट्स हमें बता देते हैं कि वो कामयाब रही या नाकाम रही।
जो फैक्ट्स आते हैं कॉज एंड इफेक्ट, जैसे आप ब्रेक में भी बता रहे थे। बिल्कुल, जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी जो है वो वेल थॉट प्रोसेस से गुजर के आई और वो इम्प्लीमेंट हो गई, तो कुछ अर्से बाद वो बताएगी कि जी वो कितनी कामयाब रही या कितनी नाकाम रही है। जी जी। तो मैं आपको इससे कोशिश करता हूँ समझाने की फैक्ट से कि देखें, जब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो है या एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो है, जब ये FTR रजीम हटा के NTR रजीम आई टैक्सेशन की जो है, तो उसके बाद तकरीबन अगर हम इस साल को ले लें या पिछले साल को ले लें, तो फॉर एग्जांपल जिस कमिंग जो हमारा चल रहा है करंट ईयर ले लें, तो उन्होंने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की होगी, मेरा अंदाज़ा है कि हम टैक्स को डबल कर देते हैं तो टैक्स का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमें रेवेन्यू ज़्यादा आ जाएगा। ये ज़ाहिर उनकी सोच थी एक पॉलिसी मेकर्स की ज़बान उस वक्त जो है, मगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन डजंट वर्क द वे एट टाइम्स, ठीक है। वो 2 और 2 4 कभी नहीं होता, कभी 3 हो जाता है वो, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज डिफरेंट। दुनिया हम जो है वो आपस में कम्पीट नहीं कर रहे, हम दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि हमें किस तरह कलेक्शंस नहीं बढ़ी, आपका कहने का हमें किस तरह पॉलिसी बनानी है। हुआ ये कि उसमें उसके बाद बावजूद उसके बाद एक्सपोर्ट गिर गई, 6% एक्सपोर्ट इस साल हमारी अब तक गिरी है, दिस अप टिल इन 10 मंथ्स के अंदर जो है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल वर्सेस द सेम 10 मंथ्स लास्ट ईयर प्रीवियस, ठीक है, और पिछले 2 महीने से एक्सपोर्ट कंसिस्टेंट गिर रही थी और इस महीने थोड़ी सी इजाफा हुई है, मगर नेट में 10 महीने में 6% एक्सपोर्ट हमारी डाउन है, 6.5%। तो अगर हमने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया और एक्सपोर्ट गिर गई, तो उससे सिर्फ रेवेन्यू का नुकसान नहीं हुआ, उससे रेवेन्यू का नुकसान होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी कम हुई, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हुई, उससे और भी इफेक्ट हुआ। और हमारी माइंड यू टेक्सटाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स जी, और हमारी मार्केट भी लूज हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिसीजंस हैं इस किस्म के, इनके मल्टीफोल्ड इफेक्ट होते हैं। तो ऐसी किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैथमेटिकल होना नहीं चाहिए, वी शुड बी स्ट्रैटेजिक। देखें, दूसरी बात ये कि एक अच्छी आपने कहा पॉलिसी के हवाले से, देखें बिल्कुल सोच विचार होती है, मशवरा भी होता है और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है, मगर कहीं ना कहीं कोई झोल रह जाता है, ठीक है। अब हम इस दफ़ा एक अच्छी चीज़ ये है कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो FBR से अलग कर दी गई है। पहले पॉलिसी भी खुद बनाते थे, रेवेन्यू खुद कलेक्ट करते थे, इस दफ़ा जो है वो पॉलिसी अलग डिपार्टमेंट को दे दी गई है, एक नया डिपार्टमेंट DG पॉलिसी, उसको देखेंगे और अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो उसके हेड होंगे और DG पॉलिसी उसको फॉर्मुलेट करेंगे विद द स्टेक होल्डर्स और FBR उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये एक अच्छी चेंज इसलिए है कि इसमें कहते हैं ना कि जज कैन नॉट बी, अपने ही केस का आप खुद जज नहीं हो सकते, आप जो है खुद ही मुनसिफ खुद ही नहीं हो सकते जो है। तो ये अच्छी चीज़ है इसमें, ये कि एटलीस्ट ये होगा कि स्ट्रैटेजिक इसमें एलिमेंट आएगा कि जो पॉलिसी मेकर थे वो सोचेंगे कि भाई कि जो हमारी पास पॉलिसी को देखेंगे और स्टेक होल्डर्स की बात भी सुनेंगे, जो कि सुनी जा रही है अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में। अब आई हैव अ बेटर फीलिंग कि इंशाल्लाह इस बजट में, आने वाले बजट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी जो है। दूसरी बात ये कि आपने कहा करंट चैलेंजेस के हवाले से, देखें जो हमारे ऑलरेडी हमारे चैलेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आने वाले दिनों में ये जो चैलेंजेस है ये हमारे लिए, ये पूरे हमारे रीजन के लिए हैं, ठीक, इसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, चाइना भी शामिल है। हम ज़्यादा प्रेशर में इसलिए कि हम ऑलरेडी इस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के मसले से गुजर रहे थे ज़्यादा, हम पहले ही एक माइनस में थे उनके साथ जो है, हम नेगेटिव उसमें थे स्टेट में जो है। तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एडेड चैलेंज है ये कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे जो है। तो वही अगेन गोइंग फॉरवर्ड कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज़ है वो ज़्यादा अब हमें वी हैव टू बी मोर पर्टिकुलर अबाउट इट एंड वी हैव टू बी मोर पर्टिकुलर एज अ सेक्टर वाइज। नाउ वी नीड टू थिंक ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कि हम वन विंडो पॉलिसी नहीं बनाएं, हम सेक्टर वाइज इस पर देखें कि किस सेक्टर से हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं, किस सेक्टर को हम क्या एडवांटेज दें तो वो आउट परफॉर्म करे, और क्या सा सेक्टर ऐसा है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है उसको हम और ज़्यादा जो है एडवांटेज देखें। एक छड़ी से सबको नहीं हाँकें बिल्कुल, ताकि ये कि आप जो है वो हम देखें हमारे पास 2 से 4-6 बिलियन डॉलर के मुख्तलिफ सेक्टर्स मौजूद हैं। इनका कहना ये कि IMF हमें एक्सेप्शंस अलाउ नहीं करता और हमें यूनिफॉर्मिटी, मैं आपको इनका पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है, आप खुद भी आजमा के देख लीजिएगा, आप खुद भी सीनियर ताजिर रहनुमा हैं, you are also part of many policy boards and many people inquire about the economy from you, including the government. इशू ये है कि इनके पास ये बहाना है कि IMF ये कहता है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी की ज़रूरत है, देयरफॉर वी कैन नॉट क्रिएट एनी एक्सेप्शन फॉर एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू टैक्स। देखिए, और अगर टैक्स के लिए नहीं करेंगे तो फिर इंसेंटिव्स बहुत कम हो जाते हैं फिर तो। देखिए, एक हद तक ये बात
दुरुस्त भी है और एक हद तक नहीं भी है, क्योंकि कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, पॉलिसी चेंजेस होते हैं, या कुछ ऐसे नॉन रेवेन्यू इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट जिससे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ऑल इज़ नॉट लॉस्ट एंड इट इज़ ऑल अबाउट डिलिब्रेशन एंड कलेक्टिव विजडम। अगर हम फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर्स को, डेफिनेटली जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री को समझते हैं, उनको ऑन बोर्ड रखेंगे और इस स्पिरिट के साथ कि हमें वी हैव टू मेक अ पॉजिटिव चेंज, तो डेफिनेटली आई वुड से कि सॉल्यूशंस आर देयर एंड दे आर नॉट वेरी फार। आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम देख रहे हैं, नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट ने जो बात सही है वो कहनी चाहिए कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को अच्छा मैनेज किया इस दौरान, फ्यूल शॉर्टेजेस नहीं देखी हमने चीज़ों को देखा, उन्होंने बेहतर। अब कुछ इश्यूज आ रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस वगैरह, मगर वो एक पार्ट ऑफ द इस वक्त आपके लिए एक कॉज है जो इस वक्त जो मसला चल रहा है। देखिए अंदर की स्टोरी आपने छेड़ दिया। अंदर की स्टोरी असल में ये है कि हमें तोहफतन, थोड़ा अनरिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड भी है, तोहफतन उन्होंने हमें इस रीजन के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए इजाज़त दे दी है कि हम 7 रूट खोल दें ईरान के लिए, एंड इफ़ ईरान वांट्स टू डू ट्रेड इट कैन डू थ्रू अस, राइट। अब ये बात अवाम के सामने नहीं लाई गई क्योंकि अंदरूने खाना ये बात तय हो गई। इट्स वेरी सेंसिटिव, बट इट्स नॉट सेंसिटिव, इट्स सेंसिटिव इन द सेंस के इससे हमारे मशरिक़ वस्ता के भी बहुत सारे दोस्त अपसेट हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। ईरान इज़ अ बिग कंट्री और बाय गिविंग अस 7 डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स टू ईरान वी अलाउ देम टू ट्रेड विद अस। बट ओनली प्रॉब्लम इज़ आई डोंट नो वेदर इट poses some kind of opportunity for the textile people, because I don't know कि Iran is a consumer of Pakistan's textile products or not. देखिए at this point in time it is too early to say anything, but definitely it's a big market, ठीक है, and Pakistan is a big market for them. तो I think so if handled properly, जिस तरह से चीज़ों को लेके जाया जा रहा है हाईएस्ट लेवल पे इंशाल्लाह इट विल हैंडल प्रॉपर्ली, तो इट इज़ डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी फॉर द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ साइड्स, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि आपने चैलेंजेस की बात की, मैं इसमें एक बात आपके ऐड करूँ, 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। वो ये कि हमारा जो फ़िलहाल ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट है, ये एक बहुत बड़ा एक आप कह लें एक इशू बन सकता है अगर सही हैंडल ना हो। और वो उसका रीज़न सिर्फ क्या है कि इट्स वेरी सिंपल, हाई इम्पोर्ट्स एंड लो एक्सपोर्ट्स। अच्छा, तकरीबन $800 मिलियन का हमारा फ्यूल बिल है इस वक्त पर वीक, विच इज़ $3.2 बिलियन पर मंथ, विच इज़ अराउंड 38 to 40 बिलियन पर ईयर। If that's the issue, if the prices, if I would say a big if, the prices are of oil prices stay at this level internationally या बढ़ जाएं, गो के चीज़ें सिमटती नज़र आ रही हैं, उम्मीद है कि ये नीचे आएंगी प्राइसेस, तो डेफिनेटली ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल आउट होगा। ऑयल प्राइसेस जो है वो दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, चाहे वो इमर्जिंग हैं चाहे वो अंडर डेवलप्ड हैं, किसी के लिए भी जो है वो फेवरेबल नहीं है ये वाला जो है आप कह लें इनका हाई रहना। तो डेफिनेटली दे विल कम टू अ सेटल सूनर और लेटर इंशाल्लाह, बट राइट नाउ हम डेफिनेटली गुजर रहे हैं कि तकरीबन $32 बिलियन का जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो इस वक्त हो चुका है राइट नाउ सिटिंग इन अप्रैल, विच इज़ 20% हायर देन द प्रीसीडिंग ईयर। सो दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज फॉर आवर राइट नाउ कि हम इसको अपॉर्चुनिटी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली फ्यूल कॉस्ट रिड्यूस करने का बेहतरीन तरीका होता है टू यूज़ योर ओन रिसोर्सेज, गो टूवर्ड्स इनिशिएटिव्स विच आर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, लाइक एनर्जी के जो सोर्सेज हैं सारे जो हैं, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ये तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, मगर इसको इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पर फोकस करना कि इसको हाइपर स्पीड में इस पर वर्क किया जाए। नंबर 2 ये कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, अभी भी मैंने आपसे कहा कि इट्स अ क्विक फिक्स, कि जितनी स्पीड से हम पॉलिसी अपनी शिफ्ट लेंगे पॉजिटिव साइड की तरफ, और जो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इसको हर्ट कर रही हैं उसको रिवाइज करेंगे, हम डेफिनेटली देखेंगे कि बड़ी जल्दी इसमें आप बेहतरी देखेंगे आप। तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा हमें अपने एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने में, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और बड़ा एवेन्यू नज़र नहीं आता मंजर करीब में कि जिसमें हम बेंड कर सकें जो है टू रिड्यूस दिस। मेरी अपनी नॉलेज के लिए मुझे बताइएगा कि मशरिक़ वस्ता की मार्केट जो है वो हमारी टेक्सटाइल के लिए कोई था अपॉर्चुनिटी, कितना माल जाता था इन ममालिक के अंदर, या इट वाज नॉट सब्सटैंशियल? देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए हमारा जो फोकस है ना, आप कह लें कि कि होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लें या नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, वो बेसिकली EU
हाँ, हो गया, यूरोप हो गया और अमेरिकाज। जी। उसके अलावा भी जो है कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे हमारी अच्छी खासी एक्सपोर्ट जाती हैं उसकी जो है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द आप कह लें 70 to 80% जो है वो तकरीबन इसी के दरमियान में जो है। अच्छा, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, जनरली अक्सर मुल्कों का यही है कि उनकी जो एक्सपोर्ट ज़्यादा जो है सिर्फ चाइना भी हमारी एक्सपोर्ट जा रही है। लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमी इस वक्त सकुड़ाव का शिकार है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अमेरिकन मार्केट्स आर डूइंग रियली वेल, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज द राइजिंग इन्फ्लेशन। प्रायोरिटीज आर चेंजिंग, ये आपने बड़ी अहम बात की आपने, ये बड़ा अच्छा आपने नुकता उठाया आपने। द प्रायोरिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर चेंजिंग, द प्रायोरिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आपके ना बाइंग बिहेवियर्स ऑफ द कंज्यूमर इज चेंजिंग। क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल जो टेक्सटाइल गुड्स हैं वो कंफर्ट गुड्स में आते हैं। जी जी। तो फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन जैसे पाकिस्तान में भी है, बाहर भी इन्फ्लेशन हिट कर रही है, तो कंस्ट्रेन है लोगों पे फॉर देयर ऑन देयर रिसोर्सेज। तो वहाँ भी देखा जा रहा है कि थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं कि आप डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। देखने में आता है कि देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे 30 साल अमेरिकी मार्केट जो है उसमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। एक मिसाल आपको देता हूँ, व्हेन आई वाज अ यंग मैन, तो आई वेंट टू द US, आई डू नॉट रिकॉल दैट देयर यूज्ड टू बी सो मेनी थ्रिफ्ट स्टोर्स अराउंड। इसके माने ये इस्तेमाल शुदा कपड़े, लोग अमूमन क्या करते थे कि अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े ऐसे ही लोगों को दे दिया करते थे। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग यूज्ड प्री लव्ड क्लोथ्स, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमने ट्रेंड देखा इस दफ़ा 2023 में जाने के बाद कि थ्रिफ्ट स्टोर्स तो बाकायदा बड़े बड़े स्टोर्स खुल गए हैं वहाँ पे जहाँ पे इस्तेमाल शुदा कपड़े और जीन्स और शर्ट्स सब लोग लटका चले जाते हैं और उसकी कीमत होती है। सम पीपल लाइक टू सेल, सम पीपल जस्ट गिव इट अवे। आई मीन इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन एंड आई नेवर थॉट, क्योंकि अमेरिकनों की अमूमन आदत ये थी क्रेडिट कार्ड लेके जैसी पैनी में घुस जाते थे, फिर बाहर निकले उनके पास जनाब समझे रैक नहीं उठाते थे, बाकी सारी चीज़ें उठा के ले आते थे वो, बिकॉज दे लव टू स्पेंड, अमेरिकन लव टू स्पेंड। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे ये छोटे से हैं, बुरा ना मानिएगा, हमारे छोटे से हैं, हमारे कपड़े की दुकान पे कोई कपड़े बेचता है ना, रिटर्न पॉलिसी हम लेंगे नहीं वापस। अमेरिकनों का सीधा है, वो कहते हैं भाई आप जिस टाइम वापस ले आए ना कपड़े, ये 30 दिन 60 दिन 90 दिन में आप वापस दे दें दूसरा ले जाएं। उससे क्या होता है, वापस कोई नहीं लाता, औरतें खरीदती ज़्यादा हैं, अगर पसंद नहीं आया वापस कर दें। हमारा जहन नहीं, अब छोटा जहन है ना, जो बुरा ना मानिएगा, उनका देखो सेल्स ओरिएंटेड जहन है। खवातीन ने जहाँ 3 जोड़े ले लो, वो 6 जोड़े उठा लेती है, बोलती टेंशन नहीं वापस कर देंगे, वापस कोई नहीं लाता। सिर्फ पाकिस्तानी आपको 4-6 देसी खड़े होंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन वगैरह, ये खड़े वापस कर रहे होंगे कपड़े। गोरे बहुत कम कपड़े वापस लाते हैं, बुरा ना मानिए, वो रियलिटी बता दी आपको। इस तरह की चीज़ों के अंदर हम लोग आगे रहते हैं, उनका जहन ही काम नहीं करता मैं बंगले बनाऊं, मैं ये बनाऊं। दे जस्ट लव टू बाय क्लोथ्स, आई टेल यू। और ये होम जो आप बता रहे थे कंफर्ट, एज अ कंफर्ट प्रोडक्ट दे आर क्रेजी। ये टॉवल्स, ये तो एवरी टाइम दे विल गो, दे विल ट्राई टू पिक अप समथिंग, बट दिस टाइम आई सॉ दे वर नॉट पिकिंग अप। सॉरी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैंने आपको ये अर्ज किया कि आपने उसी बात को अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया कि बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज चेंजिंग एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स दे आर फीलिंग ऑफ द इन्फ्लेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये हर जगह दुनिया में है ये, तो हमें ज़ाहिर ये भी हमें इफेक्ट कर रहा है डेफिनेटली। अगर हम महंगे हैं और मजीद महंगे हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी बायर के लिए नीचे हो जाएगी कि हमसे वो बाय करें, क्योंकि अगर हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा कंपटीटर वो भी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा वो हैं, बट ठीक है, वी आर ऑन अ गुड लेवल, बट वी आर बीइंग आउट कम्पीटेंट बिकॉज ऑफ दैट रीजन एज वेल। सो हैविंग सेड दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माइंड सेट बनाएं। एक हमें माइंड सेट बनाना चाहिए फायर फाइटिंग का, जैसे हम कहें जी हमें क्विक फिक्स चाहिए, हमें फ़ौरन क्या चीज़ बेहतरी दे सकती है उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसको इम्प्लीमेंट करें और उससे रिजल्ट्स लें, फ़ौरन निकलें इस मसले से। दूसरा है स्ट्रैटेजिक, जैसे हम कहें जी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि भले हमें 3 साल 5 साल 10 साल बाद फ़ायदा दे देगी, मगर वो आज इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है, उसकी वजह ये है कि देखो चीन ने ये किया एंड टुडे दे हैव बिकम लीडर्स। वाई? पहले उन्होंने थोड़ी फायर फाइटिंग भी की, साथ में उन्होंने स्ट्रेटजी पर भी वर्क किया, दोनों चीज़ें काम में आ गई एंड टुडे यू सी वेयर दे आर। यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। आज हमने टेक्सटाइल सेक्टर पे बात कर ली, उसकी वजह यह है कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर पे इतना अरसा गुफ्तगू ही नहीं हुई, मेन स्ट्रीम ने इसको निगलेक्ट कर दिया। आई थिंक अब गवर्नमेंट को तवज्जो देनी है कि इन लोगों ने जो प्रपोजल्स दिए हैं अपनी बजट के लिए, इसमें टैक्स के प्रपोजल्स भी हैं, जिसमें इन्होंने जैसे बड़ी खूबसूरती से बात करते हुए बात की कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनमें नॉन रेवेन्यू मेजर्स हैं, वो उनके ऊपर भी अमल करें।
इसके अलावा इनको ट्रीट करें एज अ की एम्प्लॉयर, द नंबर 1 एक्सपोर्टर, और अगर आप इनको इस तरह से लेकर चलेंगे तो ये बेहतर रहेगा। आज बड़ा अच्छा इन्होंने आर्गू किया टेक्सटाइल वालों का मौक़िफ़। उसकी वजह ये है कि टेक्सटाइल वाले तो आजकल कहते कुछ नहीं है ना। जब सरदार ये कह दे कि जी मैं टेक्सटाइल का सरदार ये कह दे कि जी मैंने कुछ कहना ही नहीं है सिर्फ, तो फिर बाकी बेचारे क्या कहें। लेकिन इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया, उसमें सॉलिड रीजनिंग दी, सॉल्यूशन भी दिए। हमने भी कोशिश की, everyone has to give their 2 cents, but I think government now needs to take these proposals and change policies, make one, firefighting a short-term measures, 2, take strategic measures to ensure the textile sector moves forward and country's economy also moves forward. यहाँ पर we wait for your messages on Facebook. अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।